प्यारे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड मैथ साइंस। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। आज हम लोग क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट जो कि हम लोग नूतन पब्लिकेशन बुक से पढ़ रहे हैं। राइटर का नाम है मिस्टर कुमार मित्तल और इनकी बुक के हमने 3 लेसन लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। इस समय हम तीसरे लेसन पे चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक का क्लियरिफिकेशन करा दिया था। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन का क्लियरिफिकेशन करेंगे। आई होप कि पिछले वीडियो की तरह आप हमारे इस वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। चलते चलते फिर एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ में अपने दोस्तों को, मिलने वालों को और जो भी क्लास 10th या 12th में है, क्योंकि दोनों ही क्लास के हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उनको हमारे चैनल के बारे में सजेशन जरूर दें। उन तक लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए। यही आपकी तरफ से ये एक जो मुहिम रहेगी हमें सब्सक्राइबर दिलाने की, यह हमारी हौसला अफजाई करेगी। तो समय न बर्बाद करते हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 2012 में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। ठीक है, और 4 आपको विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 में Cu जिसको हम बोलते हैं कॉपर। नंबर 2 में दिया गया है Na जिसे हम बोलते हैं सोडियम। नंबर 3 में हमें दिया गया है Fe जिसे हम लोग बोलते हैं आयरन या लोहा। और नंबर 4 पे हमें दिया गया है Mg जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम। तो भाई इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। और आप सभी लोग जानते हैं कि सोडियम वो धातु होती है जो जल में आने पर, जब पानी के संपर्क पे आती है तो वो जलने लगती है। ठीक है, वो हमारी जो है उस पर आग लग जाती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प बी पूरी तरीके से सही है कि जल से सामान्य ताप पर क्रिया करने वाली धातु का नाम है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 2018 और 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तांबा, सोना, पोटेशियम और एल्युमिनियम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामान्य ज्ञान या कला, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को समझना बेहद जरूरी होता है। और यहां पर क्वेश्चन को हम अगर समझते हैं तो क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है कि नीचे 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प में वो धातु रखी गई है कि जब वो ठंडे जल के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने धातुओं की परिभाषा पढ़ी थी तो उसी समय हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज बताई गई थी मेटल्स की, और उसमें हम लोगों को ये बताया गया था कि जो सीसा है Pb, कॉपर Cu, इसके अलावा सिल्वर Ag और सोना Au जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अपक्रिया नहीं करती हैं। तो याद रखिएगा फिर से कि सीसा Pb, कॉपर Cu, सिल्वर Ag और गोल्ड Au धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती हैं। तो विकल्प से 2 विकल्प तो बाहर हो गए, Cu और Au। अब यहां पर 2 विकल्प बचे हुए हैं, पोटेशियम और कॉपर। अब पोटेशियम और एल्युमिनियम, तो आपको बताना चाहते हैं कि उसी समय हमको, जब हमको यह बताया जा रहा था कि धातुओं की जल के साथ क्रिया, उसी समय हमको यह बताया गया था कि जो एल्युमिनियम, लोहा, जिंक जैसी धातुएं शीतल या गर्म जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं लेकिन भाप के साथ अपक्रिया करती है। ध्यान रखिएगा, फिर से बोलना चाहेंगे कि एल्युमिनियम, लोहा और जिंक जैसी धातुएं शीतल जल या गर्म जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं किंतु भाप के साथ अपक्रिया करती हैं। और फॉर्चुनेटली जो भाप का फार्मूला होता है वो वही फार्मूला होता है जो जल का होता है, दैट मींस H2O। तो अगर कभी आपको एल्युमिनियम, लोहा और जिंक के साथ H2O का प्रयोग दिख जाए तो आप ये जान जाएंगे कि ये शीतल जल या गर्म जल या साधारण जल नहीं है, ये क्या है, हमारा भाप। अब यहां पर आप स्क्रीन पे इसकी रासायनिक समीकरणों को देख सकते हैं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। आप यहां पर स्क्रीन पे दिखाए गए रासायनिक समीकरणों में जिसमें हमने एल्युमिनियम और लोहे का समीकरण दिखाया हुआ है, देख सकते हैं कि जो H2O है वो गैस के रूप में प्रयोग की गई है। दैट मीन्स कि ये क्या है, हमारी भाप है।
अब हम वापस क्वेश्चन में जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे 3 विकल्प बाहर हो चुके हैं, तांबा, सोना और एल्युमिनियम। एक विकल्प बचा हुआ है पोटेशियम, तो जाहिर सी बात है कि यही सही आंसर होगा, लेकिन इसको भी हम एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर फिर से नजर डालेंगे ताकि हम पोटेशियम की शीतल जल के साथ रासायनिक अपक्रिया के समीकरण को समझा सकें। स्क्रीन में देखिए, यहां पर 2 समीकरणों का पोटेशियम और सोडियम का ब्यौरा दिया गया है। यहां पर जब पोटेशियम जल के साथ क्रिया कर रहा है तो पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है और ऊष्मा भी प्राप्त हो रही है। और आप देख रहे हैं कि अभिकारक के नीचे पोटेशियम के नीचे लिखा हुआ है S, H2O के नीचे लिखा हुआ है L, KOH के नीचे लिखा हुआ है AQ और H2 के नीचे लिखा हुआ है गैस, जो कि अपने आप में बता रहा है कि यहां पर जो जल है वो लिक्विड स्टेज में, और लिक्विड स्टेज में H2O क्या होती है, ये होती है हमारी पानी। तो वहां हमारे ख्याल से आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित है। कई बार विद्युत रासायनिक श्रेणी के सवाल यहां पर बताए जा चुके हैं। कह रहे हैं कि आयरन कॉमा लगा हुआ है, कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए और इन विकल्पों को हम पढ़ करके बताते हैं। कह रहे हैं कि आयरन का परमाणु क्रमांक कॉपर के परमाणु क्रमांक से कम है। दूसरे में आयरन का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव से कम है। तीसरे में आयरन का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव से अधिक है। और चौथे पे आयरन लवण की जल में विलेयता अधिक होती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसका मतलब आप समझ आए, इसका मतलब यह है कि आयरन का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर के ऊपर है, इसीलिए आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। और यही एक बेहतर कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में से आयरन कॉपर को पृथक कर देता है। अब स्क्रीन में आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखेंगे। अब बारी बारी से आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी दिखेगी। ये पहला पार्ट है, अभी दूसरा पार्ट आया, तीसरा पार्ट देखेंगे और फिर चौथा पार्ट देखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा 5वां पार्ट आया। अब आप इन पार्टों पे देख रहे होंगे, यहां पर मैंने जो भी पार्ट दिए हुए हैं ये ऊपर से नीचे की ओर बना करके दिए गए। मतलब पहला पार्ट सबसे ऊपर का हिस्सा है, फिर दूसरा उसके नीचे का है, फिर अगला उसके नीचे का है। तो आप देख रहे होंगे कि पहले पार्ट में जो इलेक्ट्रोड विभव के मान है वो कैसे हैं, ऋणात्मक, और दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में, चौथे पार्ट में जो इलेक्ट्रोड विभव के मान है वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होते चले आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुओं की सक्रियता है वो इलेक्ट्रोड विभव के रूप में माइनस से प्लस की ओर रखी हुई है। कहने का मतलब ये कि जिस धातु की इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक मान में होगा, ठीक है, मतलब जैसे कि -2 है तो और किसी का -1 है तो -2 वाला अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, जैसे वो पॉजिटिव की ओर जाता जाएगा उसकी क्रियाशीलता घटती जाएगी। अब यहां पर आपने इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में यह भी देखा है कि जो आयरन का इलेक्ट्रोड विभव है वो कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव से कम है। क्यों? क्योंकि आयरन विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर के ऊपर है, इसीलिए आयरन का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव से कम है। यही कारण है कि आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 18 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2011 में पूछा जा चुका है और हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। जिंक, कॉपर, Ag, सिल्वर Ag या पारा Hg। फिर से आप सुनेंगे कि 4 विकल्पों में से कौन सी धातु ऐसी है जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जो कॉपर, सिल्वर और पारे का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे है। इसका मतलब यह है कि कॉपर, सिल्वर और पारा किसी चीज से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते, इन की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जिंक का स्थान
हाइड्रोजन से ऊपर है। यही कारण है कि जिंक हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। और यही वह कारण बनता है इस प्रश्न के सही उत्तर का कि जिंक किसी अम्लीय विलयन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी पिछले सवाल में आपको बताई गई है, आप वहां से देख सकते हैं। सही कारण आपको मिल गया है कि जिंक का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। यही कारण है कि किसी भी अम्ल से जो जिंक है वह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। आपकी सुविधा के लिए हमने इस सवाल में भी बीच में विद्युत रासायनिक श्रेणी को ऐड कर दिया है। आप वहां से ये बात चेक कर सकते हैं कि जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है। आई थिंक कि आपको यह सवाल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 मिश्र धातु से रिलेटेड है। आपसे पूछा है कि मिश्र धातु सोल्डर में क्या क्या उपस्थित होता है। पीबी और एसएन, सीयू और एसएन, जेडएन और एसएन, सीयू और जेडएन। आपको यहां पर बताना चाहते हैं कि पीबी बोलते हैं लेड को और एसएन बोलते हैं टिन को। तो पहले नंबर में बोल रहा है कि लेड और टिन, दूसरे नंबर में बोल रहा है कॉपर और टिन, तीसरे नंबर में बोल रहा है जिंक और टिन, चौथे नंबर में बोल रहा है कॉपर और जिंक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि हमने मिश्र धातुओं का संगठन पढ़ रखा है तो हम इस सवाल को बहुत आसानी से बता पाएंगे। और आपको बताना चाहते हैं कि जो सोल्डर है इसको हम टाका भी कहते हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि जो टाका होता है ये लेड और टिन के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना होता है और इसका उपयोग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को जोड़ने के लिए। ठीक है, फिर से ध्यान रखेंगे कि टाका जो होता है वो लेड और टिन से मिलकर के बनता है। लेड का फार्मूला होता है पीबी और टिन का फार्मूला होता है एसएन। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो विकल्प ए है वो पूरी तरीके से सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 भी विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित है। वर्ष 2015 और 2013 में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। 4 विकल्प दिए गए, Fe, Zn, Cu और Mg। तो आपको पता है कि इस तरीके के सवाल आप पहले भी कर चुके हैं। कुछ विद्युत रासायनिक श्रेणी दिखाने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर कह रहा है कि नहीं विस्थापित कर पाएगी। तो इसका मतलब ये कि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे होंगी वो नहीं कर पाएंगी। कोई 3 धातुएं विकल्प की ऐसी हैं जो हाइड्रोजन से नीचे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और एक धातु ऐसी है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है। तो जो धातु ऊपर है वो विस्थापित करेगी और बाकी 3 धातुएं विस्थापित नहीं करेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग नजर रखेंगे, फिर हम लोग इसका क्लियरिफिकेशन करते हैं। अब जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि Fe मतलब लोहा, Zn मतलब जिंक और Mg मतलब मैग्नीशियम, इनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है। कहने का मतलब यह है कि Fe, Zn और Mg हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। यही कारण है कि किसी अम्ल से यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, जबकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है। और यही कारण है कि कॉपर अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। आई होप कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक आपको बताए गए होंगे वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते जाते हैं, हम निगेटिव मान से पॉजिटिव होते जाते हैं और ऊपर से नीचे की ओर रखे हुए धातुओं की जो शक्ति है वो घटती जाती है। जितना वो पॉजिटिव होती जाएगी उतना ही वो ज्यादा घटती जाएगी, और जितना वो निगेटिव होती जाएगी वो उतना ही ज्यादा बढ़ती रहेगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प सी पूरी तरीके से सही है। हमारे इस वीडियो में इतना ही। अब इस लेसन में मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हमारे चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमारे चैप्टर है, इसमें 10 मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिनका क्लियरिफिकेशन जल्द ही आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आई होप कि आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। फिर से वही कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि आपका एक एक
सब्सक्राइबर हमारी जान होता है, हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान जल्द ही नए वीडियो के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगा। हाँ, चलते चलते एक बात और सुन लीजिए कि बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तब तक आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।